नमस्कार बच्चों, मैं सौरभ कुमार आज आपके लिए फिर आपका यूट्यूब चैनल मेडिको साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हमने प्रकाश के बारे में पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज उसका क्या है, सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। और दर्पण क्या होता है, इससे संबंधित जो भी बातें होगा, दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, वह सभी चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि दर्पण का उपयोग मुख्य कहाँ होता है और दर्पण है क्या। तो चलिए बच्चों, आज हम चलते हैं अपना टॉपिक पर बिना समय गंवाए, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है। हम लोगों ने के घर में दर्पण तो देखा ही होगा, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं ना। उसी प्रकार दर्पण को हम कहीं कहीं बहुत जगह इसका उपयोग देखते हैं। तो चलिए आज दर्पण को हम देखते हैं, और जिसको दर्पण हम यहाँ लिखा हुआ है, और इसको इंग्लिश में हम मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिखिए, स्टार लगाइए और लिखिए दर्पण। क्या लिखिएगा, दर्पण। चलिए, तो दर्पण है क्या, दर्पण है क्या। तो दर्पण हम कहेंगे कि वैसा परावर्तक सतह जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर किसी वस्तु का वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो स्टार मारिए और लिखिए दर्पण। लिखिए वैसा परावर्तक सतह जो प्रकाश के किरणों का वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। मतलब क्या, वैसा दर्पण जो प्रकाश के किरणों का वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आइए हम एक एक करके उसको समझते हैं, फिगर के जरिए उसको समझेंगे, दर्पण के प्रकार। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। एरो लगाइए और लिखिए दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अब यहाँ देख सकते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। हम यहाँ दर्पण लिखते हैं और उसके साथ हम इसको फिगर के जरिए फिर समझाते हैं, फिर इसका परिभाषा भी हम लिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए दर्पण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण, ठीक है। अब इस गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और क्या होता है, गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। और इस गोलीय दर्पण के भी क्या है, दो भाग हैं। इस गोलीय दर्पण के भी कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक होता है उत्तल दर्पण,
एक होता है उत्तल दर्पण दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो इस प्रकार होता है। हमने पढ़ा दर्पण, दर्पण वैसा परावर्तक सतह जो दर्पण का वैसा परावर्तक सतह जो प्रकाश की किरणें को वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है ना। अब एक एक करके हम परिभाषा लिखेंगे। समतल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है। तो इस प्रकार आप उतारना चाहते हैं तो इसको उतार सकते हैं और फिर हम इसको मिटा करके पुनः फिर से हम इसको परिभाषा के तौर पर एक एक करके हम लिखेंगे। ठीक है ना। आप यदि उतार लिए होंगे तो हम इसको मिटाते हैं और पुनः इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हम इसको मिटाते हैं और एक एक करके हम अभी इसको समझेंगे। यदि उतार लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी उतारे हैं तो हम जिस प्रकार अभी लिखेंगे आप भी लिखिएगा, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप स्टार मारिए और लिखिए समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, मतलब क्या? परावर्तक सतह कहने का मतलब मान लीजिए कि ये कोई क्या है? समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। अब इसके द्वारा मान लीजिए कि इस सतह से जिस सतह से कि प्रकाश की किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। प्रकाश की किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के समान ही बनता है। क्या बनता है? वस्तु के समान ही बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिए होंगे। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समान हो। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समान हो। जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। या परावर्तक सतह क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। इसको मिटाते हैं। अब समझेंगे हम क्या? गोलीय दर्पण। क्या समझेंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है ना। गोलीय दर्पण अब हम लिखेंगे। ठीक है। आप लोग भी उतार लिए होंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? गोलीय दर्पण को लिखेंगे। स्टार लगाइए आप लोग भी और लिखिए गोलीय दर्पण। क्या लिखिए? गोलीय नहीं तो लिखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो। परावर्तक सतह गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई क्या है? गोला है। ये कोई क्या है? गोला है, जिसको हम मान लेंगे कि क्या है?
ये गोलिया दर्पण है। अब ये वाले भाग जो है, इस गोलिया वाले भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, गोलिया दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, गोलिया दर्पण। अब मान लीजिए कि ये गोलिया दर्पण है, अब हम मानेंगे गोलिया दर्पण कहते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोलिया दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलिया दर्पण कहते हैं। अब मान लीजिए कि इसी को हम यदि दो भागों में बांट दे, इसी को हम यदि दो भागों में बांट दे, एक हो जाता है आपका अवतल दर्पण और एक हो जाता है आपका क्या, उत्तल दर्पण। एक हो जाता है अवतल दर्पण और एक हो जाता है उत्तल दर्पण। अब देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गोलिया दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो, उसे गोलिया दर्पण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ आप एरो डाल के लिख सकते हैं कि गोलिया दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलिया दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना। और दूसरा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब एक एक करके इसके बारे में, इसका उपयोग कहाँ होता है वो सब लिखेंगे और इसका उपयोग कहाँ होता है वो सब लिखें, और किस प्रकार कैसा प्रतिबिंब बनता है वो भी हम इस फिगर में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं और पुनः फिर से हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम अब इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण कहने से ही, जैसे जिसका क्या हो, एक भाग उभरा हुआ हो और उभरे हुए भाग से क्या क्या होता हो, प्रकाश का परावर्तन होता हो। क्या होता हो, प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो आप लोग एक नंबर दे करके लिखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, देखो उत्तल और उभरा, उत्तल दर्पण मतलब उभरा हुआ, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो और अंदर की भाग कलाई किया हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उत्तल दर्पण इस प्रकार से। अब क्या हो, अंदर का भाग कलाई किया हो, इस प्रकार अंदर की भाग क्या किया गया होगा, कलाई किया होगा ना। क्या किया गया होगा, कलाई किया होगा। और इस वाले भाग से क्या होता होगा, प्रकाश का परावर्तन होता होगा। क्या होता होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब।
अब विभिन्न स्थितियों में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में, ये चीज हम जानेंगे। आप लोग क्या कीजिए, इसको उतारिए और इस फिगर को भी बना लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में, ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, उतार रहे हैं आप लोग, उतारिए और इसको देखिए और इस फिगर को भी उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में, ठीक है ना। देखेंगे और उतार लिए होंगे तो यहाँ एरो डाल के नीचा में लिखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। उसके बाद दूसरा एरो डाल करके लिखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा एरो डाल के लिखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है और क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। तो ये था क्या, उत्तल दर्पण के और उत्तल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंबों की क्या रचनाएं, किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बन सकता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा क्या होता है, सीधा होता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर उस क्वेश्चन को भी हम लिखाएंगे और समझाएंगे भी क्यों पूछा जाता है और उसका उपयोग क्यों किया जाता है। चलिए वो क्वेश्चन के तौर पर लिखेंगे, तब लिखेंगे हम क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग। क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग। तब पढ़ेंगे हम लोग क्या, अवतल दर्पण। तब क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे और लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है ना। हम इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा दिए। अब हम लोग का क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। क्वेश्चन देकर के आप भी लिख लीजिएगा और ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो आप भी क्वेश्चन दे करके लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड में गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो क्वेश्चन आपका है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है।
तो आंसर होगा, आंसर आप लोग उत्तर दे करके लिखिए, उत्तर, उत्तर दे करके लिखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उपयोग गाड़ी, गाड़ी के साइड, साइड, साइड मिरर, मिरर के रूप में इस लिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि, इसलिए किया जाता है कि उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इसलिए, इसलिए, इसलिए गाड़ी, गाड़ी चालक को, चालक को पीछे स्थित, स्थित वस्तु को देखने, देखने में आसानी, आसानी होता है या सुविधा होता है, देखने में आसानी होता है, देखने में आसानी होता है। इसलिए, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग लीजिए और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप इसको स्टार मार लीजिए, 2 स्टार मार लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, जिसके कारण गाड़ी के चालकों को पीछे स्थित वस्तु को देखने में क्या होती है, आसानी होती है, आसानी होती है। इसीलिए क्या किया जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आप लोग इसको उतार लीजिए और उतार लीजिएगा, फिर हम पुनः आपको इसका उपयोग बताएंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग बताएंगे, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, इसको उतार लीजिए, उतार लिए होंगे, ठीक है ना, उतार लिए हैं तो हम इसको मिटाते हैं और पुनः फिर क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लिखाएंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लिखाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना। हम लोग इसको मिटा करके पुनः हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, समझ गए ना, और याद रहेगा, आप भूलिएगा नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा आपको याद रहेगा, रिवीजन करते रहिएगा, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग अब हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए होंगे आप लोग कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। कल तक तो आप लोग खाली बाइक चढ़ते थे, देखते थे कि खाली चेहरा देखने के लिए किया जाता है, नहीं,
किस लिए किया जाता है कि पीछे स्थित वस्तु को देखने में क्या होता है, उनको आसानी होता है, ताकि आगे पीछे बगल उगल जाने में उसको क्या होता होगा, आसानी होगा। इसीलिए देखा जाता है, पीछे स्थित वस्तु को नहीं देखते होंगे तो कोई पीछे से आकर ही बाइक चलाते हुए व्यक्ति पीछे से आकर ही ठोक देता होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए होता है क्योंकि पीछे स्थित वस्तु वह देख नहीं पाता है, कैसे पीछे घूर करके देखेगा कोई। तो इसीलिए उसमें क्या किया था, साइड मिरर के रूप में क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। तो चलिए आप लोग लिखिए उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। तो 1 नंबर में डाल के लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में। उसके बाद 2 नंबर लिखिएगा, स्ट्रेट लाइट में। स्ट्रेट लाइट में। उसके बाद 3 नंबर में लिखिएगा आप लोग, क्या कहते हैं, एटीएम के निगरानी में। एटीएम के निगरानी में। इन सभी में क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण का क्या मुख्य उपयोग को लिखिए। तो आप इतना 3 को लिख दीजिएगा, ये बहुत मायने रखता है और यही से आपका आंसर हो जाएगा। इस तीनों चीज को आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान भी है। साइड मिरर में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एटीएम के निगरानी में भी किया जाता है, किसका, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग अब प्रवेश करेंगे किसमें, अवतल दर्पण में, जो गोलीय दर्पण का दूसरा भाग है। जो गोलीय दर्पण का क्या है, दूसरा भाग है। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग इसको मिटाते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना, लिख लिए होंगे। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं और लिखते हैं क्या, अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, और अवतल दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में भी पढ़ेंगे। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उत्तल दर्पण के बारे में अवतल दर्पण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए तो 2 नंबर दे करके आप लोग लिखिए अवतल दर्पण। 2 नंबर दीजिए और लिखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हो और अंदर की ओर धंसा हो, या जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो और बाहर की भाग को कलाई किया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए
कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो और बाहर की ओर या बाहर की भाग कलाई किया हो, और बाहर की भाग क्या किया गया हो, कलाई किया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ देखिए, अब देखिए इस वाले भाग से क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस वाले भाग क्या होगा, इसका कलाई किया होगा, क्या किया होगा, कलाई किया होगा, और इस वाले भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होता होगा, क्या होता होगा, प्रकाश का परावर्तन होता होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको लिखिए और इस भाषा को भी, परिभाषा को भी लिख लीजिए और इसको भी लीजिए। मतलब आसान भाषा में हम यह भी कह सकते हैं, वैसा परावर्तक सतह जो अंदर की ओर धंसा हो और बाहर की भाग उसका क्या किया गया हो, कलाई किया गया हो, उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, या उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण देखिए इस प्रकार क्या होगा, उसका बाहरी भाग कलाई किया होगा। क्या कलाई मतलब समझते हैं, पेंट किया होगा। क्या किया गया होगा, पेंट किया होगा। उसके इस वाले भाग को क्या किया गया होगा, पेंट किया होगा। उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे। तब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है ना। ऐसे आप लोग एरो डाल के लिख लीजिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। वस्तु से बड़ा होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है ना। चलिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में, यहाँ हम लिखते हैं और उसका फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप उतार लिए होंगे, तो इसको हम मिटाते हैं और फिर करके फिगर बना करके हम इसको समझते हैं। अब समझिए इसमें होता क्या है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब मान लीजिए कि ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। ठीक है ना। ये ध्रुव हो गया, इसको हम क्या मान लेते हैं, ध्रुव मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको क्या मान लिए, ध्रुव मान लिए। अब इसको हम क्या मानेंगे, एफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। और इसको हम क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, कहाँ से आती हुई, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, और जब अवतल दर्पण से टकराता है तो वह कहाँ से लौट जाता है, फोकस से लौट जाती है। कहाँ से लौट जाता है, फोकस से लौट जाती है। उसी प्रकार अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें इधर से भी जाएगा तो पुनः वह क्या होगा, फोकस से लौट जाएगा। क्या होगा, फोकस से लौट जाएगा। कहाँ से लौटेगा, फोकस से वह क्या होगा, लौट जाएगा। तो मतलब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अनंत से आती हुई और अवतल दर्पण से टकरा करके वह कहाँ से लौट गया, फोकस से लौट गया। एक केस नंबर 1 है और केस नंबर बी देखिए। ये तो हम कहाँ से ले रहे थे, अनंत से ले रहे थे। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब फोकस से जब अवतल दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है तो वह फोकस से लौट जाती है। तब वो कहाँ से लौटती है, फोकस से लौट जाती है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम फिर से एक बार कह रहे हैं, समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकरा करके पुनः हुआ क्या होता, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात हुआ कहाँ से लौटता है, फोकस से लौटता है। कहाँ से लौटता है, फोकस से लौटता है। अब केस नंबर बी देखिए, केस नंबर बी देखिए। अब देखिए, ये मान लीजिए कोई क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। अब इस दर्पण से
यहाँ से अब मान लीजिए यहाँ क्या फोकस है और यहाँ क्या वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। अब देखिए जब प्रकाश की किरणें को वक्रता केंद्र से गुजारा जाएगा, कहां से गुजारा जाएगा? वक्रता केंद्र से। कहां से गुजारा जाएगा? वक्रता केंद्र से। तो वह दर्पण के परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वह पुनः जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में पुनः क्या होगा? वापस लौट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से, कहां से? वक्रता केंद्र से गुजारा जाएगा तो उस जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में पुनः क्या होगा? वापस लौट जाएगा। केस नंबर ये दूसरा। इसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन, इसी प्रकार जो होता है अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में विभिन्न वस्तुएं का क्या बनता? प्रतिबिंब। अब इस स्थिति में वस्तु के प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत से आती हुई वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा। अत्यधिक क्या होगा? छोटा होगा। अनंत से आती हुई किसी प्रकाश के किरण या किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? उसका साइज क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, तब हम एरो डलवा के सभी बात हम लिखाएंगे, कहाँ किस वस्तु को रखना उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? एरो डाल के हम लिखवाएंगे। इस फिगर को आप लोग उतार लीजिए। ठीक है ना? इस फिगर में आप लोग समझा देते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। यदि अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें किसी मतलब अवतल दर्पण से टकरा करके वह पुनः कहां से लौट जाएगा? फोकस से। कहां से लौट जाएगा? फोकस से। और उसी प्रकार दूसरा डायमेंशन में हम देखेंगे, दूसरा फिगर में हम यह बताया कि प्रकाश की किरणें को जब क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र से गुजारा जाता है तो वह जिस डायरेक्शन में आता है उसी डायरेक्शन में पुनः क्या होता है? लौट जाता है। उसी डायरेक्शन में पुनः क्या होता है? लौट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लौट जाने की जाता है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से क्या बनता है? वस्तु के समान बनता है। ठीक है? तो इसके अनुरूप हम समझेंगे, पहले इसको आप बनाइए। ठीक है? कैसा प्रतिबिंब बनेगा एरो डाल के हम लिखवाते जाएंगे। ठीक है ना? ये बना लिए होंगे फिगर बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना? चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और आगा इसको क्या करेंगे? फिर पुनः इसको हम एरो दे करके अभी लिखवाते हैं वस्तु को कहाँ रखा जाए और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? चलिए हम मिटाते हैं। ठीक है? अब एरो डालिए, एरो डालिए और लिखिए, एरो डालिए और लिखिए। जब वस्तु को एरो डालिए और लिखिए, स्थिति 1 कर दीजिएगा। स्थिति या एरो डाल के डायरेक्ट लिख सकते हैं आप कि जब वस्तु को जब वस्तु को अनंत से किसी अवतल दर्पण पर लाया जाता है तो अवतल दर्पण पर लाया जाता है तो वह फोकस से लौट जाता है। तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात, ऐसा लिख लीजिए कि लाया जाता है तो वह दर्पण से दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से लौट जाता है। अभी हम फिगर में आपको समझाए थे, जब अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी अवतल दर्पण से टकराएगा तो अब क्या होगा? फोकस से
लौट जाएगा। तो इस स्थिति में, इसी में लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति स्थिति में स्थिति में वस्तु का साइज वस्तु का साइज बना हुआ या वस्तु, इस स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इस स्थिति में बना प्रतिबिंब इस स्थिति में बना प्रतिबिंब वस्तु से बना प्रतिबिंब अत्यधिक या बना प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक तथा उल्टा होगा, और वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा एरो डाल कर लिखिए, जब वस्तु को जब प्रकाश की किरणें को, जब किसी वस्तु को, या लिखिए जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी लिख लीजिएगा, वक्रता केंद्र से गुजारा जाता है, तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है ना। अभी हम आपको बताएं, जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, वक्रता केंद्र से गुजारा जाता है, तो अवतल दर्पण वह पुनः क्या होता है, उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में क्या होता है, लौट जाता है। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग आगा पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का, और भी स्थिति में वस्तु को क्या करेंगे, फोकस तथा क्या करेंगे, वक्रता केंद्र के बीच भी रख करके उस वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है ना। इस स्थिति में, अलग अलग स्थितियों में भी हम क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है ना। और अवतल दर्पण में अक्सर यही प्रतिबिंबता आभासी तथा क्या कहते हैं, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक उतार लिए होंगे। अब आप लोग लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। क्या लिखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है ना। चलिए हम लिखते हैं और आप भी लिखिएगा। दोनों हम बता दिए थे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार मार लीजिए और लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। एक नंबर में लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। उसके बाद 2 नंबर में लिखिए ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में। उसके बाद 3 नंबर में लिखिए चिकित्सा या डॉक्टर द्वारा दांत कान और नाक के इलाज में
इलाज, इलाज में, नाक कान के इलाज में, उसके बाद चेहरा देखने में, चेहरा देखने में, चेहरा देखने में, इन सभी चीजों में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखे होंगे कि सैनुल उनुल में जब आप बाल कटाने जाते होंगे तो उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण क्या होता है, जो नाई होते हैं उनको बाल काटने में आसानी होता है, वह आसानी से बालों को देख पाता है और उसको काट पाता है। उसी प्रकार ब्यूटी पार्लर में जब महिलाएं और लड़कियां लोग ब्यूटी पार्लर जाती है अपना फेस को डिजाइनिंग या फेस कराने के लिए, तो उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है ब्यूटी पार्लर में, मेकअप के रूप में जिसको हम कहते हैं किया जाता है। और उसी प्रकार क्या डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के यहाँ जब जाइएगा तो दांत, कान और नाक के इलाज और गला के भी इलाज में उसको क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि अवतल दर्पण में क्या हो, अंदर की वस्तु क्या हो, उसको स्पष्ट और बड़ा दिखे। और जब बड़ा दिखेगा तब जाकर के वह डॉक्टर क्या करेगा, उस वस्तु को देख पाएगा और उसके अनुरूप वो अपना इलाज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद तो चेहरा देखने में तो किया ही जाता है, ये तो आप लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। सुबह पढ़ने जाते हैं उस टाइम भी हमको क्या करना पड़ता है, चेहरा देखना पड़ता है, और बिना चेहरा देखे घर से निकल जाए ऐसा कतई संभव हो ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए अवतल दर्पण का भी उपयोग हम क्या करते हैं, चेहरा देखने में करते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सब क्या था, अवतल दर्पण के बारे में जो था उसका उपयोग भी हम बता दिए, अवतल दर्पण के बारे में भी पढ़ा दिए। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चिन्ह परिपाटी, गोलिया दर्पण का एक होता है चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, उसके बाद फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। इन सभी पॉइंट को एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे हम क्या, गोलिया दर्पण का चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे, गोलिया दर्पण के चिन्ह परिपाटी में परिवर्तन, और इसको पढ़ेंगे तब जाकर के आज का हमारा जो इस क्लास का जो सेशन है उसको खत्म करवाएं। बस मुश्किल से 10 से 15 मिनट और समय दीजिए, आपका काम क्लास कर देंगे हम लोग, यहाँ इस चैप्टर का ही काम खत्म कर देंगे। ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। आप लोग भी लिखिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। लिखिए ध्रुव, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। ठीक है। और ये सब क्या है, दर्पण का जो गोलिया दर्पण का क्या है भाग है, उसी को हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये गोलिया दर्पण, ये वाला जो भाग कहलाता है पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इसकी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अभी हम बताएंगे, समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग को एक एक चीज हम समझा देंगे। यहाँ सिर्फ आप अपना ध्यान केंद्रित कर करके चीजों को देखिए और समझने की प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं होगा, दोबारा हम समझा देंगे। ठीक है ना। सिर्फ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ स्टार मारिए और लिखिए ध्रुव। क्या लिखिए, ध्रुव। ठीक है ना। ध्रुव लिख करके डैश दीजिए। आप लोग लिखिए ध्रुव। ठीक है। लिख लिए होंगे ध्रुव, लिखिए ध्रुव। आप लोग लिखिए। तब लिखना है ध्रुव में गोलिया दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र और परावर्तक पृष्ठ के केंद्र और या परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। लिखिए गोलिया, गोलिया दर्पण के, गोलिया दर्पण के परावर्तक, परावर्तक, गोलिया दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, केंद्र को, केंद्र को, केंद्र को ही, केंद्र को ही, केंद्र को ही ध्रुव कहते हैं। केंद्र को ही ध्रुव कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं,
पोल कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। क्या कहते हैं? गोलिया दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। अब मान लीजिए कि ये क्या है? गोलिया दर्पण है। क्या है? गोलिया दर्पण है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो ये पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ के क्या कहते हैं? केंद्र। अब इसका मान लीजिए कोई भाग होगा, इसका कोई क्या होगा? भाग होगा। इस दो भाग में बांध के इसका देखिए ये केंद्र हो सकता है। ऐसे तो केंद्र इस बीच वाले भाग को माना जाता है, लेकिन अब मान लीजिए कि ये कोई क्या है? अवतल दर्पण, ये गोलिया दर्पण है। क्या है? गोलिया दर्पण है। इस वाले भाग को ही क्या मानेंगे? हम पोल मानेंगे। क्या मानेंगे? पोल मानेंगे। तो हम लिखाए हैं गोलिया दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। अब ये देखिए परावर्तक पृष्ठ यही ना है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये पूरा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। और बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो यहाँ देखिए इस दोनों के बीच वाले भाग को केंद्र कहते हैं। तो ये हो गया क्या? परावर्तक पृष्ठ हो गया। परावर्तक ये पूरा क्या होगा? पृष्ठ। और इस वाले केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। ठीक है, लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, बरकता केंद्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बरकता केंद्र लिखेंगे। तो लिखिए, स्टार मार करके लिखिए बरकता केंद्र। बरकता केंद्र, बरकता केंद्र लिख करके डैश दीजिए। किसी खोखले गोले के केंद्र को किसी, लिखिए, किसी खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वर्कता केंद्र कहते हैं। वर्कता केंद्र कहते हैं। वर्कता केंद्र कहते हैं। किसी खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वर्कता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसी में लिख लेना, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है? सूचित किया जाता है। इसको लिख दीजिएगा, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। पी द्वारा सूचित किया जाता है। पी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए। अब लिख लिए होंगे यहाँ तक, आप लोग उतारिए। फिर इसके आगे हम पढ़ाते हैं वर्कता त्रिज्या क्या होता है। ठीक है, वर्कता केंद्र मतलब किसी गोलिया खोखले गोले का जो केंद्र होता है, ये वाले भाग क्या कहलाता है? वर्कता केंद्र कहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्कता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कता केंद्र कहते हैं। अब यहाँ से जो यहाँ तक की भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्कता त्रिज्या कहते हैं। वर्कता क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कता त्रिज्या कहते हैं। तो स्टार मार के आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए वर्कता त्रिज्या। क्या लिखिएगा? वर्कता त्रिज्या। ठीक है ना, वर्कता त्रिज्या। स्टार मारिए और लिखिए वर्कता त्रिज्या। वर्कता त्रिज्या लिखिए। आप लोग स्टार मार के लिख लीजिएगा वर्कता त्रिज्या। ठीक है ना, वर्कता त्रिज्या। वर्कता त्रिज्या। किसी, लिखिए, किसी खोखले गोले, किसी खोखले गोले का वैसा, किसी खोखले गोले का वैसा क्योंकि खोखले गोले का वैसा परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, उसकी
उसकी, जिस गोले का भाग है उसकी 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 त्रिज्या 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 उस दर्पण दर्पण का वर्कता वर्कता त्रिज्या त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए, अभी हम समझाए थे ये वाला जो भाग होता है ये वर्कता केंद्र होता है। क्या होता है? वर्कता केंद्र होता है। और ये यहाँ से यहाँ तक के जो ये भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? वर्कता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। यहाँ तक आप लोग उतारिए, ठीक है ना, यहाँ तक उतारिए। और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं और तब लिखेंगे मुख्य अक्ष। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष। तब पढ़ेंगे हम क्या? गोलिया दर्पण के चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे? गोलिया दर्पण के चिन्ह परिपाटी। गोलिया दर्पण के चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग उतारिए। तब तक थोड़ा मार्कर में इंक लेते हैं, ठीक है ना, इंक खत्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष। इसको मिटाते हैं। ठीक है, स्टार मारिए। आप लोग लिखिए मुख्य अक्ष, लिखिए मुख्य अक्ष, लिखिए। चलिए, उतार लिए होंगे। अब लिखिए मुख्य अक्ष। स्टार मारिए और लिखिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लिख करके आप लोग डैश दीजिए और लिखिए लिखिए गोलिया दर्पण। लिखिए गोलिया गोलिया दर्पण। गोलिया दर्पण, गोलिया दर्पण का, गोलिया दर्पण के ध्रुव, गोलिया दर्पण के ध्रुव तथा वर्कता वर्कता त्रिज्या वर्कता त्रिज्या वर्कता त्रिज्या वर्कता त्रिज्या से वर्कता त्रिज्या से गुजरने गुजरने वाली सीधी सीधी गुजरने वाली सीधी रेखा को सीधी रेखा रेखा को सीधी रेखा को वर्कता सीधी रेखा को मुख्य मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको लिखिए गोलिया दर्पण के ध्रुव तथा वर्कता त्रिज्या से गुजरने वाली। गोलिया दर्पण के, अब मान लीजिए ये कोई क्या है? गोलिया दर्पण है। क्या है? गोलिया दर्पण है। अब करो गोलिया दर्पण के ध्रुव। अब गोलिया दर्पण के ध्रुव तो यही होता है, ध्रुव तो इसी को हम मानते हैं। गोलिया दर्पण के ध्रुव और वर्कता त्रिज्या। अब वर्कता त्रिज्या यही बीच वाला ने भाग होता है। ये तो होता है क्या? वर्कता केंद्र होता है। क्या होता है? वर्कता केंद्र होता है ना। ये वाला भाग क्या होता है? वर्कता त्रिज्या होता है। क्या होता है? वर्कता त्रिज्या होता है। ठीक है ना। ध्रुव और वर्कता त्रिज्या के बीच जो ये सीधी रेखा गया, इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ये बीच वाले भाग जो होता है केंद्र होता है, मूल बिंदु, उसको हम क्या कहते हैं? वर्कता केंद्र कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है किसी दर्पण के बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और उसके ध्रुव और क्या कहते हैं? वर्कता केंद्र के बीच की दूरी को वर्कता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम अगला बात करेंगे फोकस दूरी को। क्या किसको बात करेंगे? फोकस दूरी को ना। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे फोकस दूरी और लिखेंगे फोकस दूरी। लिख करके आप डैश दीजिए फोकस
दूरी लिख करके आप लोग क्या दीजिए, डैश दीजिए, ठीक है ना। लिखिए स्टार मार करके फोकस दूरी, क्या लिखेंगे आप लोग, फोकस दूरी। लिखिए फोकस दूरी, लिखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, एफ द्वारा। तो एफ बराबर फार्मूला भी होता है, फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, एफ बराबर आर बाय 2, क्या होता है, एफ बराबर आर बाय 2 होता है, क्या होता है, एफ बराबर आर बाय 2 होता है, क्या होता है, एफ बराबर आर बाय 2 होता है, क्या होता है, एफ बराबर आर बाय 2, या हम इसको लिख सकते हैं आर बराबर 2f। देखिए यदि इसमें दो चीज कहेगा, यदि वह फोकस दूरी निकालने के लिए कहेगा तो एफ बराबर आर बाय 2 होगा, क्या होगा, एफ बराबर आर बाय 2 होगा। यदि वह फोकस दूरी निकालने के लिए कहेगा नोमेरिकल में, तो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तब निकालने के लिए। यदि वह फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा तब वह वक्रता त्रिज्या पूछेगा, क्या पूछेगा। ऐसे इसको हम सिद्ध भी करके बताएंगे, एफ बराबर आर बाय 2 क्यों आया, कैसे आया, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सिद्ध करके बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, तो आप इसको अच्छी तरीका से उतार लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम आपको बता देंगे दर्पण सूत्र भी हम बताएंगे, अभी दर्पण सूत्र भी था, इसको आप उतार लीजिए। दर्पण सूत्र भी हम सिद्ध करेंगे, ऐसे दर्पण सूत्र हम लिखा देते हैं, लिखाना था पहले लेकिन अभी भी लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र और एफ बराबर आर बाय 2, इस दोनों का अलग से हम क्या करेंगे, आपको सिद्ध करना सिखाएंगे, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको उतार लीजिए, आप लोग इसको मिटाते हैं और दर्पण सूत्र भी आप लोग को लिखा देंगे, अभी लिखा देते हैं, ठीक है ना, अभी लिखा देते हैं। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए और लिखिए गोलिया दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलिया दर्पण द्वारा गोलिया स्टार मार लीजिए, लिखिए गोलिया दर्पण द्वारा चिन्ह, गोलिया दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए, गोलिया दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलिया दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। गोलिया दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी, तो पहले हम उसका क्या करेंगे, एक गोलिया दर्पण का क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। देखिए
इस प्रकार हम बनाएंगे, फिगर बनाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है। फिगर का नाम, इस दर्पण का नाम देंगे एम और एन, क्या देंगे नाम, एम एन, कोई एक क्या है, दर्पण है, एम एन कोई क्या है, एक दर्पण है। और इस वाले भाग को हम क्या किए, कलाई कर दिए, क्या कर दिए, कलाई कर दिए, मतलब पेंट कर दिए, पेंट कर दिए मतलब रंग दिए, क्या किए, रंग दिए, ठीक है ना। अब इसके एक बीचों बीच क्या करेंगे, सीधी रेखा खींच देंगे, क्या करेंगे, सीधी रेखा खींच देंगे। इसको एक्स डैश मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, इसको एक्स डैश मान लेंगे, ठीक है। इसको एक्स डैश माने और इसको क्या माने, एक्स मान लिए। अब एक इस पर क्या करेंगे, वस्तु आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश, यहां लिख देंगे आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा, ठीक है। इस प्रकार जाएगा, इस प्रकार ना, इस प्रकार जाएगा, यहां से क्या होगा, यह आपतित प्रकाश की क्या है, दिशा है, क्या है, दिशा की। छोटा थोड़ा बड़ा फिगर बना दे, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, और फिगर उतार लीजिएगा, फिर पुनः, नहीं तो ठीक है रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। और इस वाले भाग को आप मान लीजिए कि यहाँ कोई क्या है, ए बी वस्तु है, ए बी क्या है, एक वस्तु है, ए बी क्या है, एक वस्तु है। और इस वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लीजिए ये क्या है, फोकस होता है, ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बन रहा है बी डैश, और ये क्या बन रहा है, ए डैश बन रहा है, क्या बन रहा है, बी डैश और ए डैश क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। ये वस्तु का क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है, ये वस्तु का क्या हो जाए, ऊंचाई, ऊंचाई, ये बाएं भाग हो जाता है वस्तु का। जैसे मान लीजिए ग्राफ में आप लोग पढ़ रहे होंगे, इस प्रकार फैलाते होंगे, तो इस वाले भाग क्या होता है, बाएं तरफ होता है, इस वाले भाग क्या होता है, दाएं तरफ होता है, बाएं तरफ वाले भाग क्या होता है, ऋणात्मक होता है, बाएं तरफ वाला भाग क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और दाएं तरफ वाला भाग क्या होता है, धनात्मक होता है। बाएं तरफ वाला भाग क्या होता है, धनात्मक होता, मतलब कि दाएं तरफ की, दाएं दाएं ओर की, दाएं ओर की दूरियां, दाएं ओर की दूरियां, ठीक है ना। यहां तक आप लोग लीजिए। और दाएं ओर की दूरियां क्या होती है, प्लस में होती है, धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना। यहां तक लिख लीजिए, यहां तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। यहां तक आप लोग उतार लिए होंगे, उतारिए इस फिगर को। इस वाले भाग को क्या होता है, बाईं ओर की भाग या बाईं ओर की दूरियां, यहां लिख सकते हैं बाईं ओर की दूरियां, बाईं ओर की दूरियां, ये जो क्या होता है, माइनस में होता है, क्या होता है, माइनस में। इस वाले भाग प्लस में होता है, और ये वाले भाग क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है ना। इसी के अनुकूल हम लोग क्या करेंगे, दर्पण सूत्र भी क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। यहाँ ऐसे हम लिख देते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है ना। ये होता है क्या, दर्पण सूत्र, ठीक है। अब जहां भी क्या है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, भी क्या है, प्रतिबिंब की क्या है, दूरी है, बिंब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, वस्तु की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी। और f क्या है, फोकस दूरी, f क्या है, फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग बचपन में ग्राफ पढ़ते होंगे, ग्राफ तो पढ़ते होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े थे। अब इस वाले भाग जो होता है, ये वाला भाग क्या होता है, माइनस में होता है, ये वाला भाग बाईं तरफ की भाग क्या होता है, माइनस में होता है, बाईं तरफ वाला भाग क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है ना। जैसे इस तरफ देखिए, ये वाला भाग क्या है, माइनस में, ये वाला भाग क्या है, माइनस में, और दाईं तरफ वाला भाग क्या होता है, प्लस में होता है, दाईं तरफ वाला भाग क्या होता है, प्लस में होता है। अब इस सब में क्या क्या घटनाएं हुई है, उस सभी को हम अभी एक एक करके लिखाएंगे। तो एक नंबर दे करके आप लोग
लिखिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ऊपर से हम भी लिखेंगे और आप भी थोड़ा लिखिएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे इस फिगर को, ठीक है ना, इसको अब हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब 1 नंबर दे करके आप लोग लिखिए। लिखिए, 1 नंबर दे दिए होंगे, लिखिए। बिंब सहदैव, बिंब सहदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब सहदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। लिखिए 1 नंबर दे करके, 1 नंबर दे करके लिखिए। बिंब, बिंब सदैव, सदैव, सदैव दर्पण के, दर्पण के, बिंब सदैव दर्पण के, दर्पण के, दर्पण के बाईं, बाईं ओर रखा जाता है, रखा जाता है, रखा जाता है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ यह है, इसी में लिख लीजिएगा, इसका, इसका अर्थ यह है कि, यह है कि, यह है कि, यह है कि, यह है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं से आपतित होते। इसका अर्थ यह है कि दर्पण, दर्पण पर बिंब, बिंब बाईं, बाईं ओर से आपतित होता है, आपतित होता है, आपतित होता है। दूसरा नंबर डाल के लिखिए। अभी हम फिगर में भी बताए थे, इसका मतलब क्या है, बिंब पर जो सदैव क्या होगा, इसे इस तरफ से आएगा, क्या होगा, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, और ये वाले भाग क्या होता है, बाईं तरफ वाले भाग क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बाईं तरफ वाले भाग क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, आप लोग लिखिए दूसरा नंबर दे करके। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां, 2 नंबर में लिखिए। मुख्य अक्ष, अक्ष के समांतर, समांतर सभी दूरियां, सभी दूरियां, 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 सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव, ध्रुव से मापी जाती है, मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। और तीसरा नंबर लिखिए आप लोग, तीसरा नंबर दे करके लिखिए कि मूल बिंदु के दाईं ओर, लिखिए मूल, मूल बिंदु, बिंदु के दाईं, मूल बिंदु के दाईं ओर ब्रैकेट में प्लस दे दीजिएगा। ब्रैकेट में क्या दे दीजिएगा, प्लस दे दीजिएगा, प्लस। और एस अक्ष, एस अक्ष, अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए और लिखिए एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां, एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई, गई सभी दूरियां, सभी दूरियां, सभी दूरियां एक्स अक्ष के समीप मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। धनात्मक, धनात्मक मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। और उसके बाद लिखिए उसी में, और उसी में लिखिए जब, नहीं और नहीं, हाँ जब लिखिए, जब मूल, मूल बिंदु, बिंदु के बाईं, बाईं ओर
माइनस एस अक्ष माइनस दे दीजिएगा और एक्स अक्ष के अनुदिश सभी दूरियां अनुदिश सभी दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। ऋणात्मक मापी जाती है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग फिर आगा पढ़ाएंगे और आगा अभी लिखना है, 2 और बचा है। उसके बाद आप लोग का क्लास भी लगभग समाप्त हो जाएगा आज का, ठीक है ना। चलिए उतार लिए होंगे, ऊपर से हम लोग मिटाते हैं और चौथा नंबर आपको लिख करके सुनाते हैं और बताते भी हैं और कैसे लिखना। आप एक एक पॉइंट हम खुद लिख रहे हैं तो आप लोग भी लिख लीजिएगा और अच्छा खासा आपका नोट्स भी क्या होगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग लिखिए, 4 नंबर दे करके लिखिए, 4 नंबर दे करके लिखिए। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस y अक्ष के अनुदिश अनुदिश सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती है। धनात्मक मापी जाती है, ठीक है ना। और 5वां नंबर लिख लीजिए आप लोग। 5वां नंबर लिखिए, मुख्य अक्ष के लिखिए, मुख्य लंबवत अक्ष लिख लीजिए, मुख्य अक्ष के, यहाँ लिख लीजिएगा अक्ष के, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर सभी दूरियां नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। मापी जाती है, ठीक है, मापी जाती है। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना। इसके आगे अभी हम और पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्या होगा, आवर्धन इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है जो अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए, बस 2 मिनट और समय दीजिए आप लोग। बस 2 मिनट में इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, आवर्धन, ठीक है ना। चलिए लिखिए आवर्धन, लिखिए आवर्धन, स्टार मारिए और लिखिए आवर्धन। लिखिए आवर्धन, ठीक है। लिखिए आवर्धन,
आवर्धन, इसको m द्वारा सूचित करते हैं। लिखिए आवर्धन स्टार मार के। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी और क्या, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिख सकते हैं, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी। हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी बटे क्या, वस्तु की दूरी। ठीक है। तो जहां लिख देंगे, जहां m क्या है, आवर्धन, अर्धन क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। क्या है, वस्तु की दूरी। ये क्या है, u क्या है, वस्तु की दूरी है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं आवर्धन m बराबर लिख सकते हैं, m बराबर हम लिख सकते हैं h डैश बटे h डैश बटे h। जहां m तो आवर्धन है, h आवर्धन है, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई, h डैश क्या है, वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है ना। उसी प्रकार ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, वस्तु की या बिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई, क्या हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई, क्या हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई, क्या हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई। यह है आवर्धन और यही आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है। इस चैप्टर में यही है, यही सब कुछ है, इसी सब कुछ से पढ़ लीजिए, आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन एक भी नहीं छूट पाएगा। और रही बात दर्पण सूत्र का, दर्पण सूत्र भी हम सिद्ध करके बताएंगे आपको। क्या कहता है, F बराबर R/2 भी हम ये दोनों भी हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। कैसे F बराबर R/2 होता है और दर्पण सूत्र में 1/v + 1/u = 1/f कैसे आता है, उसको भी हम प्रूव्ड करके आप लोग को बताएंगे। घबराइए मत, आप इसको पूरा उतार लीजिए, इसको पूरा उतार लीजिए। ठीक है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक था दर्पण और दर्पण के संबंधित सारे टॉपिक हम लोग क्या किए, खत्म कर लिए। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। आपका जो टॉपिक था ये पूरा आपका पहला टॉपिक जो पहला चैप्टर का था प्रकाश का परावर्तन वो समाप्त हुआ। और प्रकाश के परावर्तन में जितना भी टॉपिक आया उन सभी टॉपिक को हमने बता दिया। बस आप लोग इसको रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है। जो काम था वो हमारा हम कर दिए और आपका काम है उस चीज को बार बार पढ़ना और बार बार रिवीजन करना। ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू ना आपके, थैंक यू। आप यहीं तक हम क्या करते हैं, रहने देते हैं। आप लोग रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जरिए किसी और बच्चे को भी क्या हो सके, मदद
मिल सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देख लिए होंगे तो आप आगे से आगे शेयर कीजिए और इस चैनल को मेडिको साइंस क्लासेस को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।